वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी से अब रिलेटेड आप है ना। देखें इस एग्जांपल तो को देखें ना, इस एग्जांपल को देखें। Mr. A is the owner of house number 1 and he rent out his house at rupees 50,000 per month to his employer. उसने अपने सही, एम्प्लॉयर को कितने पे रेंट पे दिया हुआ है? 50,000 रुपए। तो एक्चुअल रेंट कितना ये है? 50,000। 1 लाख। अच्छा, एक्चुअल रेंट एक्चुअल 50 है। 50,000 है, जी ठीक है। जी सर, जी और जी। फेयर मार्केट रेंट जो है वो लाख रुपए पर मंथ है। और सही, नीचे आप वर्किंग देखेंगे तो हमने उसकी सैलरी में कितना शामिल किया है? फेयर मार्केट रेंट। तो लॉ कहता है एक दफा जब फेयर मार्केट रेंट उसकी सैलरी में चला गया तो दोबारा उसको शामिल करेंगे तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेशन हो जाएगी ना। तो इसलिए वो उसकी सही, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कहता है कि अब आपने फेयर मार्केट रेंट नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसके अंदर वो जो एक्चुअल रेंट है उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके आना। तो सैलरी के साथ ठीक है उसको सर। एक्सेप्शन देना, ठीक है। सही है सर, ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है। सही है सर। अच्छा सर, एक और चीज। पूछे। सर ये लास्ट में जो एक्सपेंसेस वाली जो स्लाइड है, हम्म सर ये एक्सपेंसेस की मुझे समझ नहीं है, ये इसकी क्या एडजस्टमेंट होती है सर? देखें इसको डिडक्ट एक्सपेंस, करते हैं? हाँ एक्सपेंसेस जो है ना आपके कोर्स में तो है नहीं, ठीक है। आपके सही। कोर्स में ना एक्सपेंसेस को उन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन लॉ में लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन दी गई है उन लोगों को जिनकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से ज्यादा है, उनको एक ऑप्शन दी गई है कि चाहे तो वो रेंटल इनकम को फिक्स रेट के ऊपर ऑफर कर दें विदाउट एनी एक्सपेंसेस क्लेम, सही। या सही। वो रेंटल इनकम को ऑफर कर दें नॉर्मल रेट के ऊपर, और नॉर्मल रेट में फिर वो एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। तो ये लॉ में ऑप्शन दी गई सही। है। अब वो एक्सपेंसेस कितने अलाउ होंगे और कितने अलाउ नहीं होंगे, इसके लिए जो है ना वो आपके कोर्स में उसमें उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसलिए फिलहाल हमने सही। उसको छोड़ दिया, आपके चैप्टर्स में है ही नहीं, ठीक है। ठीक है सर, सही है सर, चलो, समझ गया। ओके जी, मैं अब नेक्स्ट पे। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। जी मरियम, क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो प्रॉफिट ऑन डेट वाली स्लाइड है ना, वो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था। स्लाइड नंबर बताएं। इनकम फ्रॉम सैलरी में। सर ये सर टैक्स क्रेडिट में जो आ रही थी अच्छा, सर, मैंने तो बुक्स सीखी। मैं अभी आपको बताता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में ये डिडक्शंस आपको अलाउ है ना, आपको ठीक है। ये सर, ये सर नेक्स्ट वाली स्लाइड ये सर। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको डिडक्शंस अलाउड है। तो ये जो डिडक्शंस अलाउ हैं, ये कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या घर खरीदने के लिए, तो उस घर खरीदने के ऊपर, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इसकी यस सर। एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से करवाई थी कि इस सैलरी इनकम में फर्ज किया 8 मिलियन रुपया और लोन लिया आपने 100 मिलियन का। 100 मिलियन के लोन के ऊपर फर्ज किया आपने 5 यस मिलियन का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। तो ये यस इंटरेस्ट सर। आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होगा, लेकिन लॉ ने उसके ऊपर एक लिमिट लगाई है। एक्सपेंस की अलाउबिलिटी के ऊपर लॉ ने एक लिमिट लगाई है। वो लिमिट क्या है? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लेस। तो 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना है? 4 मिलियन रुपया। और 2 मिलियन, जो लेसर अमाउंट कौन सी हो गई? 4 और 2 में से 2 मिलियन की। तो टैक्सेबल सैलरी थी 8 यस सर। मिलियन की, उसमें से हमने 2 मिलियन वापस की, माइनस किया, तो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी आ गई? 6 मिलियन। तो ये है प्रॉफिट ऑन डेट। सिंपली आपने सैलरी में से माइनस करना है, बट लिमिट्स को मद्देनजर रखते हुए। सर इसका ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, उसमें है कि इफ एनी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन अ सिक्योरिटीज इशूड बाय द रेजिडेंट पर्सन shall be exempt from tax if the person are not associated. ये और चीज पढ़ रही हैं आप, ये जो है ना, ये आप पढ़ रही हैं सर ये भी प्रॉफिट ऑन डेट ही लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये प्रॉफिट ऑन डेट चैप्टर और 11 में। प्रॉफिट ऑन डेट है। ये जो है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। और एक मिनट ओके है, सर। ये प्रॉफिट ऑन डेट आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर ये ये चैप्टर 11 में है ना? ये चैप्टर 11 में कहीं आता है मेरा ख्याल है, हाँ।
लेकिन ये प्रॉफिट सर ऑन ये डेट जो मैं और है, पढ़ ये रही जो हूँ मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो प्रॉफिट ऑन डेट जो मैंने आपको बताया है ना, ठीक है, ये डिफरेंट यस है, ये प्रॉफिट ऑन डेट और चीज है, ये सेक्शन 60C वाला है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो जो उन्होंने आपको बताया है वो प्रॉफिट ऑन डेट है, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन का है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर यस सर ठीक है, वो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ेंगे ना तो वो वहां पे आएगा। यस सर थैंक यू सर ठीक है, ओके, थैंक यू। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर मैंने पूछना था कि जो सिंपल सेल्फ हायरिंग का हमने पढ़ा था उसमें तो ये होता है ना कि 0.45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर फेयर मार्केट रेंट, और वो भी हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाता सैलरी। है, जी बिल्कुल। हाँ जी, और सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिंपली फेयर मार्केट रेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। जी तो सर बिल्कुल। इसके अंदर जो लास्ट एग्जांपल की थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली, सर उसके अंदर फिर हम ये ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम सिंपली 100,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज्यादा आ जाएगी, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए लॉ हमें अलाउ करते हैं। लॉ ने अलाउ किया कि जब आपने फेयर मार्केट रेंट एक दफा सैलरी में शामिल कर लिया है तो दूसरी दफा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल ना करें। लॉ ने आपको एक रियायत दे दी है, आपको एक तरह से टैक्स लायबिलिटी ठीक कम करने के लिए रियायत दे दी है। ठीक है, ठीक है, सही है सर। और सर एक ये चीज पूछनी थी कि सर अनएडजस्टेबल एडवांस, इधर लिखा हुआ है अनएडजस्टेबल एडवांस ऑफ बिल्डिंग इज आल्सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो सर अनएडजस्टेबल एडवांस क्या होता है? अनएडजस्टेबल एडवांस होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आप कोई घर किराए पर लेते हैं या किराए पर देते हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना वो मालिक मकान लेता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट या अनएडजस्टेबल एडवांस का मकसद ये होता है कि जब आप घर छोड़ के जाएं तो अगर घर में आपने कोई तोड़ फोड़ कर दी है, आपने कोई शीशे तोड़ दिए, आपने बल्ब तोड़ दिए हैं, आपने घर का किचन खराब कर दिए, आपने फर्श वर्श खराब कर दिए, तो मालिक मकान फिर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो पैसे आपके डिडक्ट कर लेता है। यानी ये एडवांस आपके रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, बल्कि या तो आपको रिफंड होता है या घर के आपने जो नुकसान पहुंचाया होता है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है। तो इसको अनएडजस्टेबल एडवांस कहते ठीक है। और सर प्रॉपर्टी लीज बाय ओनर ये क्या होता है? प्रॉपर्टी लीज बाय ओनर? हैं। ये जो प्रॉपर्टी लीज बाय ओनर है, कल ये मैंने बताया था कि ये जो रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम उस वक्त इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी अगर ओनर लीज करेगा, यानी ओनर यानी उसका मालिक, मालिक अगर प्रॉपर्टी आगे लीज पर देता है, मालिक अगर प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो उसके लिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और अगर टेनेंट सब लीज करता है, मतलब मैंने किसी तो इस प्लाजे का मालिक है उससे मैंने जगह किराए पर ली और लेकर आगे किसी और को किराए पर दे दी, तो मेरे लिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो लीज करने वाले के लिए जब ओनर लीज करता है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जब टेनेंट आगे सब लीज करता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो क्या होती है सर? सॉरी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है सर। और सर जो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो स्लाइड्स थी उसके अंदर सर स्लाइड 3 का वो थोड़ी सी वो लाइन थी वो समझ नहीं आ रही थी, तो वो आप मतलब नजर नहीं आ रही थी, तो वो आप मुझे दिखा दें। मैं बता रहा था स्लाइड 3 की लाइन, मतलब वो सर वो आपने भेजी थी ना स्लाइड, उसमें वो कट हो गई थी तो। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे पास तो स्लाइड मुकम्मल है। स्लाइड 3 की कौन सी लाइन कटोगे? जी सर वही पिछली वाली जो आपने खोली थी, नंबर 3 यही। ठीक है सर, नंबर 3। ये वाली? जी सर। इसमें कौन सी लाइन नजर नहीं आ रही? सर वो लास्ट पैराग्राफ में नजर आ रहा था, अब आ रहा है अब आ वो रहा है? उसमें। जी सही है। ठीक है, चलो। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब ये तो हो गया आप लोगों के क्वेश्चंस। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, आज हम फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और मैं आपसे इसकी स्लाइड शेयर करता हूँ। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन क्या होते हैं? लॉ ये कहता है किसी कैपिटल एसेट को बेचने पर, किसी कैपिटल एसेट को बेचने पर, सेल करने पर जो आने वाला गेन है
वो कैपिटल गेन कहलाता है, अ गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए जो इसी स्लाइड में आपको नजर आ रही होगी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है? इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन, यानी हर किस्म की प्रॉपर्टी जो किसी शख्स के पास है, चाहे वो बिजनेस प्रॉपर्टी है, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, टीवी है, फ्रिज है, वीसीआर है, अलमारियां है, फ्रिज है, ये सारा कुछ, गाड़ियां हैं, ये सब कुछ उसने कहा कि कैपिटल एसेट में शामिल है। लेकिन फिर उसके बाद आगे कहता है वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, यानी वो बिजनेस का है या नहीं है, यानी पर्सनल एसेट भी और बिजनेस एसेट दोनों शामिल है, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड। बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, पहले उसने सब कुछ शामिल किया और अब जब ये एक्सक्लूड कर रहा है, यानी बट डज नॉट इंक्लूड, जब ये कह रहा है कि जो चीजें शामिल नहीं है, तो आप देखेंगे निकाल भी सब कुछ देगा, तो रह क्या जाएगा वो भी आगे जाके आपको पता लगेगा। बट डज नॉट इंक्लूड कहता है एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमर स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ बाहर निकाल। उसके बाद कहता है नंबर 2 पे, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, यानी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन मिलती है टैक्स लॉ के अंदर, जिसके अंदर आपकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसके अंदर आपके व्हीकल्स भी शामिल है, तो यानी वो भी सारे निकल गए। पहले स्टॉक इन ट्रेड वगैरह निकाला, फिर ये फिक्स्ड एसेट्स भी सारे निकाल दिए उसने। फिर आखिर में कहता है एनी प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38 हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन। अब यहाँ पे सारे पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी भी निकाल दी, सारी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी भी निकाल दी, एक्सेप्ट जो 38(5) में लिखे हुए। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है, लेकिन मैंने इसका क्रक्स निकाला है कि आपके पास असल में है कौन से। तो उस क्रक्स के पास जाने से पहले ये जो उसने 38(5) के है ना, ये पर्सनल एसेट्स हैं जिनकी जरा पहले मैं आपको बता दूं। कहता है नो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। ये वो एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल हैं। A capital, a painting, sculpture, drawing or other work of art, jewelry, rare manuscript, folio or book, a postage stamp or first day cover, coin or medallion or antique। ये लिस्ट आपको ना रटा लगानी है, ये आपको रटा लगानी है। और एग्जाम में आपसे बाज़ औक़ात वो थ्योरी में सवाल पूछ लेता है कि जनाब प्लीज आइडेंटिफाई द पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी which is included in the definition of capital asset। Please identify personal movable property which is included in the definition of capital asset। तो आप कहेंगे जनाब ये वो एसेट्स हैं जो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल है एज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन एसेट्स के ऊपर, गेन के ऊपर तो इन एसेट्स के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर इन एसेट्स को बेचने के ऊपर कोई लॉस होता है, वो लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में अब ये एक समरी सी आप इसको देखें एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कैपिटल गेन्स और उनका यूजुअली ट्रीटमेंट आपके पास आता है। पहला है सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। आप याद रखें पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी आप जब भी बेचेंगे वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, एक्सेप्ट 6 आइटम्स जो भी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ी। हर किस्म की पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपके घर के अंदर आप अपने घर की गाड़ी बेच दें, आप घर के जो अलमारियां हैं, मेजें हैं, बर्तन हैं, आप घर का सारा सामान बेच दें, तो फिर क्या होगा, आपको घर वाले आपको भी निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, टैक्स एग्जेम्प्ट है वो। ठीक है, तो घर का सारा सामान भी बेच दें तो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो 6 आइटम्स हैं, इनको अगर आप बेचते हैं तो वो 6 आइटम्स को बेचने के ऊपर टैक्स लगता है। तो मैं उन आइटम्स को दोबारा आइडेंटिफाई करता हूँ। वो 6 आइटम्स कौन सी हैं? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर योर बुक, पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, कॉइन और मेडेलियन और एंटीक। इनमें ज्वेलरी के अलावा आप बाकी सारी चीजें देखेंगे वो कलेक्शन आइटम्स हैं। ठीक है, ज्वेलरी जो है वो खवातीन के इस्तेमाल की होती है, वो कलेक्शन आइटम नहीं होती, लेकिन खवातीन के लिए खैर कलेक्शन आइटम ही होती है। तो ये कलेक्शन आइटम्स हैं, इनको अगर बेचना हो तो इनको बेचने के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा और किसी के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा।
उसके बाद है सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप बेचेंगे तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा। पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचेंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पहली आइटम मैंने आपको बता दी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें से 6 आइटम्स टैक्सेबल है, बाकी सारी एग्जाम्प्ट है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा जी, पहले हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जरा यहाँ पर जाननी जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर 1 सेकंड पिछली स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड खत्म। अच्छा आप बताएं। सर लास्ट 3 वाली जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। लास्ट 3 वाली आइटम्स एग्जेम्प्ट नहीं है, और मैंने उसके आगे लिखा है डिस्कस लेटर, यानी उनको भी हमने डिस्कस कर। ठीक है, सही सर, ठीक है सर। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इन दोनों की डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आसान हो गई, तो इसका मतलब है याद कौन सी करनी पड़ेगी? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। और ये वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में बाज़ तो पूछ भी सकता है, ठीक है। और ये इसके ऊपर कुछ और भी न्यूमेरिकल टाइप की चीजें पूछता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी कहता है पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी पब्लिक कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के कम से कम 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं। जैसे OGDCL है, या गवर्नमेंट के और मुख्तलिफ इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, तो वो तमाम के तमाम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने कंपनीज ऑर्डिनेंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो ये बात ध्यान में रखें कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ की प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन से फर्क है, ठीक है। Public company means a company in which not less than 50% of the shares are held by the federal government or provincial government. Number B, AB. A company in which not less than 50% of the shares are held by a foreign government or a foreign company owned by a foreign government. अब ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली, a company in which not less than 50% of shares are held by a foreign, मसलन UK गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ओन करती है तो वो तो पब्लिक कंपनी है। यूके गवर्नमेंट, US की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी कंपनी काम करने के लिए आती है जो उनकी इन गवर्नमेंट्स की 50% या उससे ज्यादा ओन्ड है, तो ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब इसको जरा आपने थोड़ा सा साथ मिला के पढ़ना है। ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप ये जो मैं हाईलाइटेड है ना, इसको भूल जाए, ये जैसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब पढ़े इस डेफिनेशन को। अब ये दूसरी कंपनी जो है वो कहता है अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। यानी अब क्या कह रहा है? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये इस कंपनी की डेफिनेशन के लिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एक एलोबरेट करता हूँ। फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट कैसे होगी? फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, इसके लिए इसको मैं एलोबरेट करता हूँ। मसलन कंपनी ए, कंपनी इसको बल्कि यूं करते हैं कि फर्स्ट ये यूके गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट ओन्स अ company in which it has shares more than 50%, more than, ठीक है। कंपनी, इस कंपनी का नाम है फर्ज किया ABC। अब ये जो ABC है, ABC इज अ पब्लिक कंपनी। ABC क्यों पब्लिक कंपनी है? क्योंकि यूके गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा शेयर्स ओन करती है,
इसलिए एबीसी क्या हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अब जो दूसरी बात है, यूके गवर्नमेंट, अब ये फर्दर है, यूके गवर्नमेंट ने तो ओन कर ली, अब क्या कहता है, एबीसी ओन्स अ कंपनी, ठीक है, XYZ and has say 100% shares of XYZ। अब ये जो एबीसी ओन करती है XYZ को, क्या ये XYZ पब्लिक कंपनी होगी? ये सॉरी, मैं इसको 100% लिखूंगा, क्या ये एबीसी XYZ पब्लिक कंपनी होगी? तो इसका जवाब है नहीं, XYZ पब्लिक कंपनी नहीं होगी, क्योंकि XYZ को जो ओन करने वाली कंपनी है, आल्दो वो कंपनी तो इसके 100% शेयर्स ओन करती है या 50% से ज्यादा शेयर्स ओन करती है, लेकिन इसके जरा अल्फाज पे मैं आपको वापस लेके आता हूं। ये क्या कहती है, अ कंपनी, इसमें थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको डिलीट करके हम पढ़ते हैं। A company in which not less than 50% of the shares are held by a foreign company। ठीक है, अब ये पहली कंडीशन तो मीट हो गई कि XYZ को एक फॉरेन कंपनी ओन कर रही है और उस फॉरेन कंपनी के पास इसके 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। देखिए पहली कंडीशन तो मीट हो रही है, ये एबीसी इज अ फॉरेन कंपनी, एबीसी जो कि एक फॉरेन कंपनी है, ये ओन कर रही है XYZ के 100% शेयर्स, यानी 50% से ज्यादा शेयर्स हो गए। लेकिन साथ अगली बात क्या कहता है, a company in which not less than 50% shares are held by a foreign company owned by a foreign government। यानी इस फॉरेन कंपनी का ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट होना जरूरी है। अब ये जो एबीसी है, क्या ये ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है? ये ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है, इसकी फॉरेन गवर्नमेंट की ओनरशिप 50% से तो ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ और भी ओनर्स शामिल हैं। ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब है कि एबीसी शुड बी अ 100% ओन्ड कंपनी ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। यानी इसके स्लाइड, इसका जो तरीकाकार होगा वो ये होगा, यूके ओन्स एबीसी 100% एंड देन एबीसी ओन्स XYZ मोर देन 50%। ठीक है, यूके की कंपनी फॉरेन कंपनी को ओन करेगी 100% और फिर फॉरेन कंपनी ओन करेगी XYZ को 100%, तो उस सूरत में ये कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज ये पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, एक तो पब्लिक कंपनी इसके अंदर वो है जिसको फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली ओन करती है 50% से ज्यादा, और एक वो है जिसे इनडायरेक्टली ओन करती है। लेकिन इनडायरेक्ट ओनरशिप के लिए ये जरूरी है कि जो दरमियान की इंटरमीडियरी कंपनी है, इट शुड बी 100% ओन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से इसके ऊपर पूछें। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर अगर ये जो लास्ट केस आपने बताया इसके अंदर फिर XYZ पब्लिक कंपनी है? जो लास्ट केस है, हाँ ये फाइनल वाला ना, ये एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ। Here, और सर एक मिनट, जी सर। XYZ is not a public company, और यहाँ पर कहेंगे here XYZ is a public company। ठीक है, यस सर। और सर जो ये 50% की बात है सर, ये एटलीस्ट 50% होना चाहिए या मोर देन 50% होना चाहिए? देखिए इसके क्योंकि अल्फाज पीछे लिखा था कि हाँ, इसमें अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, इसमें नॉट लेस देन 50%, यानी कम अज कम 50% होने चाहिए, 50% या ठीक उससे है, ज्यादा। सही ठीक है, तो सही अगर 50% हो तब भी गुजारा चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है। और सर ये जो पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन में ये जो इसने पॉइंट्स दिए हुए, इनमें से कोई एक भी फुलफिल होगा तो वो पब्लिक कंपनी होगी ना? जी बिल्कुल, इनमें से कोई एक भी फुलफिल होगा तो ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, किसी का कोई और क्वेश्चन इसके ऊपर? ओके,
अच्छा, अब ये हमने बात की, हमने कहा अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन, पहली हमने बात मुकम्मल कर दी कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ओन्ड होगी तो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। फिर हमने दूसरी बात ये की कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट की ओन्ड होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या थ्रू एन इंटरमीडियरी कंपनी, तो दोनों सूरतों में ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अब तीसरी हम पढ़ते हैं। A company whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remained listed on that exchange at the end of that year. A company whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan, अब पाकिस्तान में जैसे ये लाहौर कराची स्टॉक एक्सचेंज अभी PSX कहलाती है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे and which remained listed on that exchange at the end of the year, जो आखिर तक साल ईयर एंड होने तक उस एक्सचेंज पर लिस्टेड रही, उस कंपनी को वो कहता है कि ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल होगी। यानी पब्लिक कंपनी के लिए सिर्फ ये होना जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, बल्कि ईयर एंड तक वो लिस्टेड रहे तब वो पब्लिक कंपनी होगी। आपके एग्जाम में एक दो मरतबा इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है जहां पर उन्होंने किया ये कि आपको बताया कि जनाब ये फलां लिस्टेड कंपनी है, और साथ ये बताया कि ईयर एंड से खत्म होने से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या एक महीना पहले उसकी लिस्टिंग खत्म हो गई। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने उसका जवाब गलत दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पूरी बात नहीं पढ़ते, वो कहते हैं अच्छा लिस्टेड कंपनी है, चलो जी ये तो पब्लिक कंपनी है, जबकि पूरी मुकम्मल बात क्या है कि वो लिस्टेड कंपनी हो एंड रिमेन्ड लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर वो कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल रहेगी। अगर ईयर एंड होने से पहले उस कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवा लिया या स्टॉक एक्सचेंज वालों ने खुद उसे बाहर निकाल के फेंक दिया, तो फिर वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन से आउट हो जाएगी। ये बात क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है? जी जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर इसका मतलब है कि वो बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वो पब्लिक कंपनी थी नहीं, इवन तो लिस्ट हुई थी उसके शेयर्स। हाँ, क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखें अच्छा, उसने क्या सही। लिखा है, यहाँ पर देखें, आप देखें इसको जरा अल्फाज को पढ़ें। यहाँ पर मैं एक आपको उसूल समझाता हूँ। ये कहता है अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज एट एनी टाइम इन द ईयर, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड का लफ्ज है, ठीक है। तो जब एंड आ जाता है, जब एंड का लफ्ज आ जाता है तो यूजुअली एंड को कंजंक्टिव पढ़ा जाता है, यानी ये कहा जाता है कि ये दोनों फिर कंडीशंस इकट्ठी मिलाकर पढ़ेंगे, दोनों पूरी करेंगे तो फिर बात बनेगी। जबकि आखिर में देखें क्या लिखा हुआ है, और। अब इसका मतलब है वो अगली ठीक वाली है जो सर। बात है ना वो अलग हो जाएगी। और का मतलब उर्दू में हम या करके करते हैं ना, यस सर। ठीक है, तो वो डिसजंक्टिव हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, और सर यस सर, और सर एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स ईयर है ना, या जब उसने लिस्ट कराई है उस डेट टैक्स से ईयर की बात, लेके? टैक्स ईयर की बात हो रही है, ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है। सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल, इसमें कहता है कि अ यूनिट ट्रस्ट whose units are widely available to the public and any other trust as defined in the Trust Act 1882. A unit trust whose units are widely available to the public and any other trust as defined in Trust Act 1882. अब ये यूनिट ट्रस्ट क्या होते हैं? आप लोगों ने म्यूचुअल फंड वगैरह के नाम सुने किसी स्टूडेंट ने? म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये असल में जो स्टॉक एक्सचेंज में ना जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं, इसी तरह आप समझे कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह लिस्ट करवाए जाते हैं, उनको यूनिट ट्रस्ट कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में यूनिट ट्रस्ट का लफ्ज आ जाए या म्यूचुअल फंड्स का लफ्ज आ जाए, ठीक है, तो आपने उसको यही कहना है कि भाई ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। तो चार किस्म की एंटिटीज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। पहली जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन करती है, दूसरी जो फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली ओन करती है मोर देन 50% या थ्रू 100% इंटरपोज एंटिटी ओन करती है, तीसरी जो लिस्टेड कंपनी है और विच रिमेन लिस्टेड टिल द एंड ऑफ द ईयर, और चौथा यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड। ये चार एंटिटीज आपकी पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में शामिल है। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो पूछें, वरना मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें।
सर ये यूनिट ट्रस्ट को जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये है क्या चीज, मतलब म्यूचुअल फंड की समझ ये नहीं है। थोड़ी सी ना यानी इसकी टर्म और इसके अंदर जो चीजें हैं वो ज्यादा डिटेल्ड हैं, और आप ये ना इसको बहुत डिटेल से जाके मॉड्यूल ई में पढ़ेंगे, तो ये सही ज्यादा सही। एडवांस डिस्कशन है, इसको रहने दें, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भाई ठीक है इतनी सर, बात याद हाँ रखें कि यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट और सही। म्यूचुअल फंड दोनों एक समझे कि एक ही टर्म है। ठीक है, ठीक है सर, सही है सर, थैंक यू सर। Thank you. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये तो, अच्छा ये मैंने आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्यों पढ़ाई है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड के ऊपर, हमने ये पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी की टैक्सेशन, हाँ, हमारे पास चार किस्म की टैक्सेशन आती है कैपिटल एसेट के अंदर। एक पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन आती है, एक प्राइवेट कंपनी की आती है, एक पब्लिक कंपनी की आती है, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की आती है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की टैक्सेशन में डिस्टिंग्विश करने के लिए जरूरी है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की टैक्सेशन में डिस्टिंग्विश करने के लिए जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को समझा जाए, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को याद किया जाए। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज किसने लिखा है, अभी थोड़ा सा एक आध स्लाइड हम और पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है गेन्स। अब प्राइवेट कंपनी के गेन्स के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचे तो उसके ऊपर गेन कैसे लगेगा। यहाँ पर बल्कि मैं एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, इट इज नॉट ओनली फॉर कैपिटल गेन्स प्राइवेट कंपनी शेयर्स एंड पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एंड टैक्सेबल पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। टैक्सेबल पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो 6 आइटम्स है मैंने पढ़े थे, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी टैक्सेबल हैं और पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी भी बेचेंगे तो टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, उसकी टैक्सेशन आसान है। इस पूरी स्लाइड को आप बेशक आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आसानी के लिए बताता हूं कि वो टैक्स कैसे होगी। टैक्सेशन उसकी बड़ी सादा सी है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स, या पहले मैं सब कहता हूं कि जी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी से आपके पास कोई पेंटिंग है, परचेज फॉर रुपीज, आपने मोनालिसा की पेंटिंग खरीद ली 10 लाख रुपए। ठीक है, काफी सस्ती पड़ती है 10 लाख में तो, लेकिन बहरहाल एज्यूम कर लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए में एक पेंटिंग खरीद ली। ठीक है, अब आप इस पेंटिंग को जब आप सेल करने गए, ठीक है, सेल आपने इसे बेच दिया, फर्ज किया सेल किया आपने 12 लाख का, तो आपके पास गेन कैसे कैलकुलेट होगा, गेन विल बी इक्वल टू 200,000 रुपीज। आपके पास एक पेंटिंग थी, अब आप इस पेंटिंग से किसी भी एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, अदर वर्क ऑफ आर्ट, कॉइन, मेडेलियन, ज्वेलरी, इनमें से कोई भी चीज आप बेचें, या प्राइवेट कंपनी के शेयर। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज आप फर्ज किया कॉस्ट के 10 लाख रुपया और सेल प्राइस 12 लाख रुपया, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये आपका कैपिटल गेन है, जस्ट एज सिंपल एज दैट। कैपिटल गेन क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में भी यही है और पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में भी यही है। फिर आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज आपने इसमें सिर्फ देखनी है, वो है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड इफ मोर देन 1 year then 25% gain is exempt from tax। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, यानी आपने ये खरीदी और खरीदने के बाद 1 साल तक अपने पास रखी और 1 साल के बाद इसे बेचा, तो 25% गेन एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। तो इन दी अबव एग्जाम्पल, if holding period is more than 1 year then taxable capital gain is equal to 1 लाख
50,00,000 रुपए, 25% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी टोटल गेन था 2 लाख रुपए का, जो आपने कैसे मालूम किया, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करके 2 लाख रुपए का आपके पास टोटल कैपिटल गेन आया। उस कैपिटल गेन में से वो कहता है 25% गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, बाकी 1.5 लाख रुपए के गेन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए का आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन है, ठीक है। अब इसमें फर्दर टैक्सेबल कैपिटल गेन के बाद अब आप इसमें फर्दर करेंगे। अब आपने इसको वर्कआउट कैसे करना है, ये याद रखें कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स एंड personal movable property is under normal tax regime। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में शामिल है। नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब है, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं जरा सरोज का क्वेश्चन ले लूं। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई 25% गेन वाली। क्या इसमें क्या सी मुश्किल बात है? 2 लाख रुपए का गेन सर, था। लॉ ने कहा अगर आपने सर। 1 साल से ज्यादा रख के बेचा तो आपको रियायत देंगे हम, आपका 25% गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। 2 लाख रुपए का गेन था, 25% एग्जाम हो गया, आपको टैक्स 1.5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। अच्छा सही है, ठीक है, सही है सर। अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स जी। अब आप एग्जांपल लें, मिस्टर ए, उसकी सैलरी इनकम है से 2 लाख रुपए पर मंथ, तो साल की उसकी सैलरी कितनी हो गई? 24 लाख रुपए, ठीक है जी, उसकी सैलरी इनकम हो गई। कैपिटल गेन एज कैलकुलेटेड अबव, कितना हमने कैलकुलेट किया है? 1.5 लाख रुपया। तो टोटल एनटीआर इनकम कितनी आ गई इसकी? टोटल एनटीआर इनकम इसकी आ गई 25,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये अब इसकी टोटल इनकम आ गई जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये दोनों इनकम इकट्ठी होगी। याद रखें हमने सैलरी इनकम में और प्रॉपर्टी इनकम में ये पढ़ा था कि सैलरी इनकम जो है वो सेपरेट टैक्सेबल होती है और प्रॉपर्टी इनकम सेपरेट टैक्सेबल होती है, उसके अपने रेट्स होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर गेन आता है या पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर गेन आता है, वो सेपरेट टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि वो सैलरी इनकम के साथ क्लब हो जाएगा और फिर टोटल इनकम के ऊपर आपने टैक्स रेट अप्लाई करने। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इस इनकम के ऊपर जो टोटल इनकम आई है, सैलरीड पर्सन के रेट अप्लाई होने चाहिए या नॉन सैलरीड पर्सन के रेट अप्लाई होने चाहिए? और अगर सैलरीड के रेट अप्लाई होंगे तो उसकी क्या रीजन है? अगर पूरी इनकम के ऊपर नॉन सैलरीड के रेट अप्लाई होंगे तो उसकी क्या रीजन है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स जो इस सवाल का जवाब देगा। इस पूरी इनकम के ऊपर सैलरीड के रेट्स अप्लाई होने चाहिए या नॉन सैलरीड के रेट्स अप्लाई होने चाहिए? और अगर सैलरीड के रेट्स अप्लाई होने चाहिए तो क्यों अप्लाई होने चाहिए, और अगर नॉन सैलरीड के होंगे तो क्यों अप्लाई होंगे? जी अश्विल, बताइए। सर सैलरीड के रेट्स अप्लाई होने चाहिए क्योंकि सैलरी इज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इनकम। मेजर पोर्शन ऑफ टोटल इनकम, कितना मेजर पोर्शन होना चाहिए सैलरी का? एक परसेंटेज है ना उसकी लॉ के अंदर गिवन। मोर देन 50% ना, नहीं सर, पे कंफर्म परसेंटेज नहीं पता। कंफर्म परसेंटेज मैंने बताई हुई है क्लास में। कौन बताएगा कितने परसेंट से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए? ओके, पहले जी मासूमा। 75%। 75% के बराबर होनी चाहिए या 75% से ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा। अगर 75% के बराबर हो तो फिर सैलरी के रेट लगेंगे या नॉन सैलरी के लगेंगे? अगर से कम होगी, अगर सैलरी इनकम टोटल इनकम का, आपकी ये बात तो मैंने मान ली कि 75% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर 75% से ज्यादा होगी तो पूरी इनकम के ऊपर सैलरीड के रेट लग जाएंगे, यानी ये जो 25,50,000 है इसके ऊपर पूरी के ऊपर सैलरी के रेट लग जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है
अगर ये 75% से ज्यादा ना हो और 75% से कम भी ना हो बल्कि इक्वल टू 75% हो, तो फिर सैलरी के रेट लगेंगे या नॉन सैलरी के रेट लगेंगे टोटल इनकम के ऊपर। या इसको आसानी के लिए आप यूँ समझ लें, मसलन एक शख्स की इनकम है, मैं जो स्लाइड पे देखें फॉर एग्जांपल, टोटल इनकम इज इक्वल टू 1 मिलियन एंड सैलरी इज इक्वल टू 7,50,000 रुपए। अब बताएं 1 मिलियन के ऊपर सैलरी का रेट लगेगा या नॉन सैलरी का रेट? सैलरी पे हाशिम नवाज ने प्राइवेटली जवाब दिया है। हाशिम नवाज, आपने प्राइवेटली जवाब दिया है तो मैं आपका जवाब लोगों को डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, मासूमा ने क्या जवाब दिया? सैलरी सैलरी का रेट लगेगा। अच्छा चलें, एक मिनट हैंड डाउन करें आप, मैं हैंड डाउन करता हूँ आपका। कितने लोग ये कहते हैं कि इसके ऊपर सैलरी का रेट लगेगा? वो हैंड रेज करें। 1 मिलियन के ऊपर सैलरी का रेट लगेगा। कितने लोग कहते हैं 1 मिलियन के ऊपर सैलरी का रेट लगेगा? तीन लोगों ने कहा कि 4 लोग, 5 वोट हैं सैलरी के हक में। देखिए जमहूरियत है, जमहूरियत से फैसला होना है, जल्दी जल्दी फैसला कर लें। रूहा ने भी कहा कि जी सैलरी का रेट लगेगा, सैलरी का रेट लगेगा। जो अक्सरियत है उसकी, अच्छा हैंड्स डाउन करें सारे। अच्छा जी, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं इसके ऊपर नॉन सैलरीड का रेट लगेगा? कितने लोग हैं जो इसके ऊपर ये कहते हैं इसके ऊपर नॉन सैलरीड का रेट लगेगा? जी वो बताएं। 1 2 3 4 5 6 7। 6 लोगों ने कहा कि सैलरीड का रेट लगना है, 7 लोगों ने कहा नॉन सैलरीड का रेट लगना है। टोटल कितने हैं? 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसका मतलब है बाकी पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि उनको कंफर्म नहीं है कि ये सैलरी का रेट लगेगा या नॉन सैलरी का लगेगा। हैंड्स डाउन कर लें सारे अपने, हैंड्स डाउन कर लें सारे अपने, हैंड्स डाउन कर लें। देखें 1 मिलियन के ऊपर नॉन सैलरीड का रेट लगेगा। 1 मिलियन के ऊपर नॉन सैलरीड का रेट लगेगा। नॉन सैलरीड का रेट इसलिए लगेगा 1 मिलियन के ऊपर क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि सैलरी 75% से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर 75% या उससे कम होगी तो फिर कौन सा रेट लग जाएगा? नॉन सैलरीड का। अगर 75% के बराबर हो या 75% से कम हो, यह आपने याद रखना है। एग्जाम में यही छोटी छोटी बातें हैं जो फेल करवा देती हैं स्टूडेंट्स को। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने सारा पेपर बिल्कुल ठीक किया था। तो ये जो बिल्कुल का लफ्ज है ये ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक नहीं होता। एग्जामिनर को, किसी एग्जामिनर को, किसी पेपर चेकर को आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली आप खुद अपने साथ दुश्मनी करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो 3 आवर्स की परफॉर्मेंस होती है उसमें इसी किस्म की छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एक नुक्ता जो है वो महरम को मुजरिम कर देता है। अशबील, आपने सवाल पूछा है प्राइवेट कंपनी शेयर्स इंक्लूडेड इन सेक्शन 37 और 37 है, ये सेक्शन 37 के अंदर। अच्छा जी सरोज, आपका कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही काफी है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सरोज। सही है, हमने ये क्या है सैलरी रेट और नॉन सैलरी रेट, ये किधर पढ़ा है हमने? कौन सा सेक्शन की पार्ट है ये? ओ सरोज, आपने क्लासेस कब से ज्वाइन किए? सर शुरू से। शुरू से ज्वाइन किए? ये तो बिल्कुल शुरू में मैंने डिस्कस किया था सैलरीड और नॉन सैलरीड का ना। तो खैर अगर आपको नहीं याद तो मैं अभी आइडेंटिफाई कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। और आपकी सर एक और चीज इसी पहले स्लाइड में। इसको तो पूछ समझ लेना। अच्छा ठीक है, सही सही वो से। आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। पहली चीज ठीक जो है आपने याद रखनी है, आप अपनी बुक के चैप्टर 4 में जाएंगे तो चैप्टर 4 में सैलरीड पर्सन के रेट्स भी गिवन है और नॉन सैलरीड के रेट्स भी गिवन है। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर सैलरीड पर्सन के रेट्स भी गिवन है और नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स भी गिवन है। तो हमने ये शुरू में डिस्कस किया था किसी क्लास के अंदर
कि अगर किसी शख्स की टोटल इनकम, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की इनकम शामिल हो, सैलरी भी हो और अदर देन सैलरी भी, तो हम ये करते हैं कि अगर सैलरी इनकम 75% से ज्यादा है तो उसकी पूरी इनकम के ऊपर, अगर उसकी टोटल इनकम में सैलरी इनकम 75% से ज्यादा है तो उसकी पूरी इनकम के ऊपर सैलरीड पर्सन की रेट अप्लाई कर देते हैं। और जैसे अभी ये 25,50,000 वाला है, इसकी टोटल, हालांकि इसकी दो इनकम है, एक सैलरी इनकम है और एक कैपिटल गेन है, तो उसकी जो टोटल इनकम है 25,50,000, इसमें सैलरी इनकम का प्रोपोर्शन 75% से ज्यादा है, इसलिए हम 25,50,000 पूरी आमदनी के ऊपर सैलरीड पर्सन के रेट अप्लाई करेंगे। दूसरा है हमारे पास जो एग्जांपल है, उसमें हमने देखा 10 लाख रुपए, उसमें 7.5 लाख रुपए सैलरी है, तो चूंकि उसकी सैलरी इनकम 75% या उससे कम है, तो इसलिए इसकी पूरी आमदनी के ऊपर हम नॉन सैलरीड के रेट अप्लाई करेंगे जब इसकी टैक्स की बात करेंगे। ये क्लियर है ये पॉइंट आपको? जी सर। और सर हम लोगों ने जो किया था कि सैलरी इनकम के ऊपर अलग से रेट लगेगा और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से। अब मसलन इस सर शख्स की आपने अगर हाँ, हाँ जी इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी फर्ज किया ये हमारे पास कहता है मिस्टर ए सैलरी इनकम है 24 लाख रुपए, कैपिटल गेन है 1.5 लाख रुपया, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फर्ज किया उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसकी से 8 लाख रुपया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो यस सर टोटल इनकम एनटीआर की होगी उसमें सैलरी प्लस कैपिटल गेन करेंगे, ठीक है, जो कैपिटल गेन करेंगे, और जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे पास किस हवाले से है, रेंटल इनकम के हवाले से है, जी प्लीज बैठे, रेंटल इनकम के हवाले से है, वो हमारे पास 8 लाख रुपया है, ठीक है। इसको हम सेपरेट टैक्स करेंगे, ठीक है। तो 25,50,000 को अलग करेंगे और 8 लाख रुपए की इनकम को हम सेपरेटली टैक्स करेंगे, ठीक है। सही सर। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, मोहम्मद सलमान, आपका क्वेश्चन? जी सर वो पहली बात तो ये सर, वो सैलरीड वाले सर आपने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया था, सैलरीड और नॉन सैलरीड। और सर एक जो क्वेश्चन मेरा है सर, वो ये है कि कैपिटल गेन का हम बताते क्यों है सर? मतलब किसी को तो कुछ पता तो नहीं चलता ना कि कुछ बेचा है हमने या नहीं बेचा, मतलब ये अपना नुकसान खुद नहीं करवाना, मतलब पैसे हम क्यों देते हैं इसके टैक्स का सर? कैपिटल गेन के ऊपर देखें, ये वैसे तो एक जनरली हमारे माशरे में इसी तरह से होता है कि जो इनकम जो है ना वो पता नहीं लगती, उस इनकम को कोई बताता नहीं है, लेकिन हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी में प्रैक्टिकल 2 नंबरियां आपने कैसे करनी है, ये तो अब आप सोच लें, पाकिस्तानी कौम 2 नंबरी में तो माशाल्लाह ठीक है, वो अब आपकी नहीं मर्जी है, मेरा आप जो करें। नहीं मेरा मतलब तो पीछे से कोई चेक होते हैं या इसमें मतलब लोग इस तरह करते हैं कि नहीं मेंशन करते हैं? हाँ देखें, करने को तो बहुत कुछ होता है, मतलब आप रोज अखबारों में स्टोरीज पढ़ते हैं, कभी कोई स्टोरी आ रही होती है, कभी कोई 2 नंबरी आ रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी बेनामी अकाउंट्स खोल रहे होते हैं, कभी शुगर माफिया है, कभी पावर माफिया है, तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। तो वो ना मैं करता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना उसकी हमारी क्लास में कोई जरूरत है, हम तो वो पढ़ेंगे जो अच्छा लॉ कहता है, ठीक है। सही है, ठीक है सर, सही, ओके, ओके, थैंक यू सर। जी क्वेश्चन पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो सर हम लोग सैलरीड में करेंगे तो उसमें हमारे पास सैलरी और कैपिटल गेन की जो इनकम आएगी सिर्फ वो करेंगे सैलरीड में, या प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सारा उसमें कर देंगे? दोबारा आप पूछें सवाल। सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम लोग जैसे हम लोग सैलरीड के जो टैक्स स्लैब्स हैं सैलरीड पर्सन के, तो उसके लिए हमें सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन को ऐड करके जो हमारी इनकम आएगी वो उन स्लैब्स में टैक्स करेंगे, या सारी इनकम प्रॉपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सारी? देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ना स्लैब्स अलग गिवन है, तो वो जो 75% वाली कैलकुलेशन है ना,
उसके लिए हम जो है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करते। मैंने 2-3 दफा क्लास में जिक्र किया है इस बात का कि आपके जो है ना एक फिक्स टैक्स रिजीम है और एक नॉर्मल टैक्स रिजीम है, जो अभी मैंने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है, कि फिक्स टैक्स रिजीम क्या होता है और नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होता है। तो एनटीआर का ये जो लफ्ज लिखा है ना, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। यहाँ पर मैं इस स्लाइड पर लिख भी देता हूँ, एनटीआर को मुकम्मल कर देता हूँ मैं। नॉर्मल, आपको मैंने गलती से मैसेज में लिख दिया, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का एनटीआर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम जो है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम को हम क्लब करते हैं और उसमें देखते हैं सैलरी 75% है या नहीं, ठीक है। जो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है या फिक्स टैक्स रिजीम की इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसे हम क्लब नहीं करते और उसको हम अलग करते हैं। यस सर, यस सर, अभी क्लियर है आपको? यस सर, चलिए, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पे हमारी क्लास होगी और आप लोग ये इसको पढ़ के आइएगा। आपका जो एग्ज़ाम है 21 को इंशाल्लाह ताला, उसमें ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम सैलरी, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ जो मुझे सलमान ने आइडेंटिफाई की और सरोज से भी आइडिया हुआ कि शायद मैंने क्लास में ये 75% सैलरी वाली बात डिस्कस नहीं की है, तो आज मैंने डिस्कस कर ली है, लेकिन अगेन मैं कोशिश करूंगा कल इसको, अगर किसी को समझ में ना आई हो तो कल मुझसे दोबारा पूछ लें, कल मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर मैंने बस ये पूछना था कि टॉट में शुरू से लेके अब तक सारा सिलेबस आ रहा है? जी जी बिल्कुल, अब तक का भी, सही और है। अभी आगे एक आध क्लास में कैपिटल गेन्स के बारे में मजीद बात पढ़नी है, वो भी शामिल होगा, ठीक है। तो सर इतना कैसे कवर करेंगे हम? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपके जो टोटल एग्जाम है उसके सिर्फ हार्डली 1 2 3 3.5 चैप्टर्स है, अभी तो इतने सारे चैप्टर्स बाकी है। सही है सर। सही है। ये वो यस सर। क्या कहते हैं, शायर कहता है ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है वाला काम। तो सीए शुरू किया है तो यस बेटा सर। ऐसे ही थोड़ा सा डूब के जाना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर। चले, कोशिश करें इंशाल्लाह। जी ओके, सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी, खिजरा आपने कहा है कि लोन वाला टॉपिक आपको समझ नहीं आया। कल इंशाल्लाह ताला आप क्वेश्चन पूछिएगा, कल मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा खिजरा लोन वाला टॉपिक, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।